आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को 10वीं बोर्ड परीक्षा के पिछले कुछ वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रबल अम्ल नहीं है। तो अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो आसानी से H+ आयन देते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसे पदार्थ जो आसानी से H+ आयन नहीं देते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिख रहा है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, तो वो तो प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हुआ। HCl ये भी प्रबल अम्ल है। H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल है। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो अम्लराज बन जाता है। क्या बन जाता है? अम्लराज। इसको भी पूछा जाता है कभी कभी, अम्लराज क्या होता है करके, तो वो बहुत प्रबल अम्ल होता है। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रबल अम्ल नहीं है। तो आसानी से H+ आयन CH3COOH नहीं देता। CH3COOH को क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। यदि आपको सूत्र नहीं दिया जाए और अम्ल का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, है ना। तो एसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल नहीं है। बाकी ऊपर तीनों अम्ल जो है प्रबल अम्ल कहलाते हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला चलते हैं। परम शून्य तापमान होता है, मतलब परम शून्य का ताप कितना होता है बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको। एक दिख रहा है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा दिख रहा है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा है -273 फ़ारेनहाइट, और तीसरा है 373 केल्विन। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा उत्तर है परम शून्य ताप। यह आपको ऐसा ही पूछ सकते, 0 केल्विन। यदि आपके पास क्वेश्चन का जो ऑप्शन है -273 डिग्री सेंटीग्रेड आया है तो ये सही है, और यदि आपके ऑप्शन में 0 केल्विन दिख रहा है तो आपका उत्तर ये भी सही है। तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। मतलब ऐसा तापमान जिससे न्यूनतम और तापमान हो ही नहीं सकता, उसको हम लोग परम शून्य तापमान कहते हैं। अगला, कांच एक खाली स्थान है ना। तो कांच क्या है? द्रव है, ठोस है, गैस है या अतिशीतलित द्रव है। तो इसका जो उत्तर है, ना वो ठोस है, ना ही वो द्रव है, और ना ही गैस है। तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? वो एक अतिशीतलित द्रव कहलाता है वो। ठीक है, क्या कहलाता है? अतिशीतलित द्रव। किसी तत्व को, किस तत्व का आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है। मतलब वैसे तत्व जिसको हम लोग एक निश्चित स्थान नहीं रख सकते, जो आवारा तत्व है। आवारा तत्व मतलब जो इधर उधर घूम सकता है, उसका कोई परमानेंट स्थान नहीं है। ना वो कंप्लीट रूप से धातु है, ना वो कंप्लीट रूप से अधातु है। उसके जो गुण है में धातु अधातु के साथ मैच करता है। तो इसलिए उसको हम लोग एक निश्चित स्थान प्रोवाइड नहीं किए हैं, या उसको एक निश्चित स्थान में नहीं दिए हैं। तो ऑप्शन में देखिए आपको हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम और बोरान। हीलियम तो अक्रिय गैस है, उसका एक निश्चित स्थान है, शून्य समूह में रहता है ये। ठीक है। और सोडियम जो है धातु है, प्रबल धातु, आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना। और बोरान ये कार्बन परिवार का है, ये मतलब अधातु हो जाएगा। ठीक है। तो बचा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कक्ष का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से किसी अधातु को दे देता है तथा किसी धातु से ले लेता है वो। तो एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अपने बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन रखने के कारण वो आसानी से किसी भी धातु या अधातु को इलेक्ट्रॉन देने या लेने का काम कर सकता है। जब उसको ज़रूरत रहेगा इलेक्ट्रॉन देने का तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जब उसको ज़रूरत रहेगा किसी धातु से एक इलेक्ट्रॉन लेने की तो वो धातु से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ज़रूरत के अनुसार वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है आदान प्रदान करते रहता है, और उसके जो गुण है देने और लेने के कारण उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। आवारा तत्व कहा जाता है उसको। फ्यूज तार किसका बना होता है? तो ये फ्यूज तार क्या चीज़ होता है? फ्यूज तार जो हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होने पर शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज तार। तो फ्यूज तार का गुण क्या होता है? उसका गुण ये होता है कि हल्का सा भी गर्म हो तो वो गर्म होकर के जल जाए, ताकि जो परिपथ है वो बीच में ही कट जाए और घर में आग लगने से बच जाए। तो उसका काम है कम गलनांक, मतलब हल्का सा भी गर्म हो और गर्म होकर क्या हो जाए? वो पिघल जाए। तो वो होता है कम गलनांक का मिश्र धातु। क्या होता है वो? कम गलनांक का मिश्र धातु, है ना। तो वो बना होता है कम गलनांक के मिश्र धातु से बना होता है। उच्च गलनांक हो जाएगा तो फिर तो वो परिपथ कटेगा ही नहीं और घर में आग लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो। और धातु
अधातु, है ना, ये नहीं है उत्तर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, जिसको भजिए में डालते हैं या फिर केक बनाते समय जिसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन में देखिए NaHCO3, Na2CO3, NaCl, HCl दिया हुआ है। तो Na2CO3 जो होता है वो तो कपड़ा धोने का सोडा है, ठीक है, कपड़ा धोने का सोडा। और NaCl नमक होता है, ठीक है, NaCl क्या होता है, नमक। HCl प्रबल अम्ल है, ठीक। तो बचा कौन, NaHCO3, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। एथेनॉल, एथेनॉल मीन्स होता है दारू, एल्कोहल, जिसको पीने के काम में लाते हैं, है ना। तो उसका सूत्र क्या है बोल रहा है। तो पहला देखिए आपको क्या दिख रहा है, C2H5OH दिख रहा है, दूसरा CH3OH दिख रहा है, तीसरा NaOH और चौथा KOH। अब देखिए इसमें NaOH और KOH ये प्रबल क्षार हैं लोग, क्यों, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ठीक है, इसलिए क्या है ये प्रबल क्षार है, ये दोनों नहीं हो सकते। अब बचा कौन, CH3OH और C2H5OH। तो CH3OH होता है मेथनॉल, पहला सदस्य है, हाँ, एल्कोहल परिवार का पहला सदस्य है ये मेथनॉल, तो ये हो गया। अब बचा कौन, एथेनॉल, C2H5OH। तो याद रखिएगा C2H5OH को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका। तो सिरका क्या क्या दिख रहा है इसमें, टार्टरिक अम्ल दिख रहा है, मैलिक अम्ल दिख रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल दिख रहा है, एस्टिक अम्ल। तो देखते हैं टार्टरिक अम्ल जो होता है इसमें टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, इमली में। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा मैलिक अम्ल सेब में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। बचा कौन, एसिटिक अम्ल। तो यही हमारा उत्तर है, एसिटिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र हम लोग बता चुके हैं, CH3COOH, है ना, क्या हो जाएगा, CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो जॉन ग्रेगर मेंडल, है ना, उनको पूरा नाम क्या है, जॉन ग्रेगर मेंडल, आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड जॉन ग्रेगर मेंडल। तो उन्होंने स्वीट पी, है ना, कहाँ पर प्रयोग किया था, स्वीट पी अर्थात मटर, मटर पर उन्होंने प्रयोग किया था 7 विपर्यायी लक्षण को लेकर के, ठीक है। तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पे किया था। यह एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक मतलब जो प्रकृति में पाया जाता है, जिसको प्रयोगशाला या किसी उद्योग में नहीं बनाया जाता, तो उसको सूचक, सूचक क्या होते हैं, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के अंत को बताते हैं कि अभिक्रिया का अंत हो चुका है या अंत आ चुका है ना। तो वो फिनाप्थिलिन, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइलेट, तो ये और ये एक रासायनिक पदार्थ है ना। तो ये तो प्राकृतिक सूचक नहीं है। बचा कौन, गुड़हल का फूल, है ना, ये एक प्राकृतिक सूचक है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक कैसे बनेगा, यदि उसके जो पदार्थ है उसको क्रम से लगाना होता है, जो उनके सिंबल्स होते हैं उसको क्रम से लगाया जाए तो वो धीरे धीरे चुंबक बनते हैं जाता है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, ठीक है। तो इसको क्रम से ऐसा लगना चाहिए इस प्रकार से, तब वो क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। तो एल्युमिनियम तो अचुंबकीय पदार्थ है, तांबा भी अचुंबकीय पदार्थ है और सोना भी अचुंबकीय पदार्थ है। बचा कौन, लोहा। तो लोहा में जो नरम लोहा होता है ना, वो विद्युत चुंबक बनाने के काम में लाया जाता है। अगला है ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत पदार्थ से प्राप्त करेंगे। उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं, ऐसे जीव, ऐसे पदार्थ जो या ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता तो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा, तो ये जब दोनों मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु का काम होने के बाद क्या हो जाए, इस जो सड़ाने का काम करते हैं, सड़ाने का काम अपघटक करते हैं। तो अपघटक क्या करते हैं, सड़न उत्पन्न करते हैं और उसको डिजनरेट या डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपघटक। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया। निम्न में कौन सा धातु है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन। इसमें देखिए आपको अंत में क्या दिख रहा है, इसमें इन, ठीक है। इसमें एक और सदस्य बताता हूँ आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन।
ये जो 5 नाम बताएं वो क्या कहलाते हैं? हेलोजन कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? हेलोजन। हेलोजन अर्थात हेलो का मतलब होता है लवण, अर्थात जिनको हम लोग समुद्र से प्राप्त करते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये तो हेलोजन हो गए। बचा कौन? आयरन। ठीक है, तो ये जो लोहा है धातु है। धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है, आसानी से विद्युत का प्रवाह करने देता है, तथा जिसमें धात्विक चमक होती है, जिसको आसानी से पीट कर चादर बनाया जा सकता है। तो ये इसमें आयरन में सभी गुण पाए गए हैं, तो ये धातु है। बल्कि आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में ये सब गुण नहीं पाए जाते, इसलिए वो अधातु हैं। विद्युत धारा की मात्रा मापने वाला यंत्र कौन सा है? माइलोमीटर। ये तो माइलोमीटर गाड़ी का स्पीड बताता है। वोल्टमीटर वोल्टेज बताता है। ओडोमीटर ये भी नहीं बताता। तो बचा कौन? अमीटर। तो अमीटर जो है विद्युत धारा की मात्रा मापने का काम में आता है। वृक्क की इकाई क्या है? वृक्क की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम वृक्क की इकाई कहते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीप कोशिकाओं अग्नाशय में पाई जाती है ना। तो अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं जो होती हैं वहाँ से इंसुलिन का स्रावण किया जाता है, और वह इंसुलिन जो होता है हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण न बढ़ता है न घटता है। घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो हम लोग देखते हैं कि समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो कोष की संख्या धीरे धीरे क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है ना। अब कोष की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूरी से बढ़ते जा रहा है ना। तो धात्विक गुण क्या होता है कि जितना ज़्यादा नाभिक से दूरी बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो धातु वही प्रबल धातु कहलाएगा जो जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इसका मतलब ये कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्यागने का गुण बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागने का गुण बढ़ रहा है, मतलब धात्विक गुण बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा? धात्विक गुण बढ़ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया। तो वर्णवाद क्या होता है पहले ये समझिए। वर्ण का मतलब तो चयन करना, किसी अच्छे गुण का चयन कर लेना, और वो अच्छा गुण जो आगे बढ़ेगा वही इस प्रकृति में जीवित रहेगा, और जो उस गुण का पालन नहीं करेगा, उस गुण को लेकर नहीं चलेगा, उसकी क्या हो जाएगी? प्रकृति उसका खत्मा कर देगा। तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ठीक है, उसका जहाज़ का नाम बीगल। कभी कभी पूछता है उसके जहाज़ का क्या नाम था, तो उसका जहाज़ का नाम बीगल। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में हर कोई अपना चेहरा देखता है ना, और चेहरा जैसा आपका चेहरा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इसका मतलब क्या होगा? वो सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर। मतलब आप जैसा आपका चेहरा है बिल्कुल वैसा ही दिखाएगा, मतलब वस्तु के बराबर ही दिखाता है। वो सीधा ही बनता है और आभासी बनता है। सीधा बन रहा है मतलब आभासी होगा वो। ठीक है, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पर यदि प्राप्त करते हैं तो वास्तविक हो जाता है वो। तो हमारा जो दर्पण है वो सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। हीरे का अपवर्तनांक होता है, तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है 2.42। ठीक है, याद रखिएगा 2.42। निम्नलिखित धातु में सबसे सक्रिय धातु कौन सा है? तो सक्रिय धातु कौन सा होगा? जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो उतना ज़्यादा सक्रिय रहेगा। तो इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन कौन सा त्याग सकता है। मैग्नीशियम बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एल्युमिनियम बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जिंक तो नहीं त्यागेगा। ठीक है, बचा कौन? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाद कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आसानी से त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? आसानी से त्याग देगा। तो सबसे प्रबल धातु क्या हो जाएगा इस लाइन में? हमारा सोडियम। ठीक है, उसके बाद बोला जाएगा तो मैग्नीशियम होगा। बॉक्साइड अयस्क का सूत्र क्या होता है? बॉक्साइड अयस्क का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। ठीक है, बॉक्साइड याद रखिएगा Al2O3 2H2O। साधारण कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? साधारण कांच का अपवर्तनांक 1.5। ठीक है, कितना होता है? 1.5।
आँख में प्रतिबिंब बनता है, हमारा आँख कुछ इस प्रकार से रहता है, ये लेंस हो जाएगा, और ये इस प्रकार से, और ये सेंसरी नर्व है, ये जो है सेंसरी नर्व, और ये लेंस है, ठीक है। और यहाँ पे काचाप द्रव भरा हुआ है, जो हम देखते हैं वो यहाँ से अपवर्तन होता है प्रकाश का, और अपवर्तन होने के बाद यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे जो मिलती है वो क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है, या पर्दा कहलाता है ना। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और ये जो कार्निया ये तो यहाँ पर होता है, ठीक है। पुतली भी यहाँ पर होता है, आइरिस भी यहीं पर होता है, ठीक। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, वास्तविक। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है उसको कैसे पढ़ता है? सीधा पढ़ता है उसको, है ना। निम्नलिखित ऑक्साइड में किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा? ठीक है, देखते हैं किसका जलीय विलयन अम्लीय हो सकता है। Na2O, ये तो धातु है, प्रबल धातु। तो प्रबल धातु क्या बनाएगा? क्षार बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी धातु है, ये भी इसका जो ऑक्साइड होगा जलीय विलयन का, वो भी क्षार हो जाएगा। पानी तो उदासीन होता है। बचा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? CO2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूप नहीं दर्शाता? तो इसमें देखिए ऑक्सीजन दर्शाता है, सल्फर भी दर्शाता है, फास्फोरस भी दर्शाता है। बचा कौन? सोडियम। तो सोडियम जो होता है अपरूप नहीं दर्शाता। चुंबकीय बल रेखाएं निर्धारित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, पहले चुंबक को समझते क्या होता है। मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो चुंबक के बाहर ऐसा ये बल रेखाएं बनती है, ठीक है। किधर से किधर? नॉर्थ से साउथ की ओर, चुंबक के बाहर। लेकिन चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं होती हैं ना, वो साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तो याद रखिएगा इसको कि चुंबक के बाहर चुंबक की बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। तो ये काम क्या करती हैं? चुंबक क्षेत्र की दिशा बताती हैं। क्या बताती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की ओर, किसमें? चुंबक के बाहर। और चुंबक के अंदर क्या हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगला देखते हैं। हमारे शरीर के लगभग सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित प्रकार की कोशिका विभाजन पाई जाती है। तो हमारे शरीर में एक ही ऐसा है अंग जहाँ पर उस टाइप का विभाजन नहीं पाया जाता। बाकी सब जगह किस प्रकार विभाजन पाया जाएगा? समसूत्री, अर्थात जिसमें सूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या बराबर रहती है। मान लीजिए एक कोशिका है, इसमें 46 गुणसूत्र हैं, तो ये कोशिका विभाजित हो जाएगा। तो इसमें भी कितना रहेगा? 46 गुणसूत्र ही रहेगा, ठीक है। कितना? ये फिर 2 से 4 बन जाएंगे, तो उसमें भी कितना रहेगा? 46 गुणसूत्र रहेगा, ठीक है। तो उसी बोलता है कि समसूत्री मतलब एक समान। लेकिन जो जनन अंग होते हैं, किसमें? जनन अंग, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जब विभाजन होते हैं, जिससे क्या बनते हैं? युग्मक। जैसे स्पर्म, तो स्पर्म में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में कितना हो जाएगा? 23 गुणसूत्र। अर्धसूत्री मतलब आधे हो जाते हैं। 23, 46 का क्या हो जाएगा? आधा, 23, ठीक है। तो ये स्पर्म और अंडाशय, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। लेकिन पूरे लगभग जितने भी शरीर की कोशिकाएं होती है सब में क्या पाया जाएगा? समसूत्री विभाजन पाया जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? हमारे शरीर के लगभग सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? समसूत्री, जिसमें 46 है तो बाकी कोश में भी क्या हो जाएगा? 46 ही रहेगा, आधा नहीं होगा, ठीक है। आधा मान लो होता है तो वो कौन सा हो जाएगा? जनन कोशिकाएं, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा। थैंक यू।